हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 10 लेकर आ गए हैं। और जो लोग पढ़ रहे हैं उसको पता चल गया होगा कि आज क्या स्टार्ट होने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में बता देते कि आज कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, तो आज कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर दोनों को एक ही साथ दे दिया गया है। तो हम लोग क्या है कि सेकेंड चैप्टर में दोनों को पढ़ने वाले हैं। हर किताब में अलग अलग दिया रहता है, तो उससे कोई लेना देना है नहीं। हम लोग को क्या कि पूरे टॉपिक को कवर करना है। तो यहाँ भी हम लोग कैपेसिटर को पूरी डिटेल में ही पढ़ेंगे, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें, मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल जुबिलेंट फिजिक्स, जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फ़िज़िक्स। और बहुत जल्द ही क्लास 11 की भी फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपके छोटे भाई बहन या दोस्त यार हो तो उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए या लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच जाए। तो देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हम लोग। कैपेसिटर, अब ये कैपेसिटर क्या है, इनको पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक आप लोग रेसिस्टेंस पढ़े होंगे। क्योंकि क्लास 10 की अगर बात याद है तो वहाँ पे रेसिस्टेंस पढ़े होंगे। तो रेसिस्टेंस से ही कुछ मिलता जुलता क्या है, ये कैपेसिटर है। तो वहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होता है कि करंट के फ्लो को रोकता था। तो लेकिन यहाँ पे क्या कि करंट का तो फ्लो को रोकता नहीं है, लेकिन इसका कुछ अलग काम है। जैसे कि अगर देखा जाए अपने लोगों के घर में इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है, कूलर हो, चाहे मोटर हो, या किसी तरह का जो है ऐसे डिवाइस जिसको चलाना होता है, तो उनको शुरुआत में चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट होती है ज़रूरत। तो क्या है कि हम लोग जनरली अगर करंट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को एसी वोल्टेज जो होता आती है पावर सप्लाई के ज़रिए। और या तो दूसरी बात है कि हम लोग बैटरी के साथ भी जो है सब पंखा चलाते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक फ़ैन चलाते हैं। जब भी हाई डिमांड करना होता है तो हम लोग क्या है कि एसी करंट के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो ये एसी करंट हो चाहे बैटरी हो, ये हाई करंट को प्रोवाइड नहीं करा पाता है। तो उनके ही मतलब डिमांड को सप्लाई करने के लिए या डिमांड को प्रूव करने के लिए या पूर्ति करने के लिए यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर की आवश्यकता हो गई है। तो इन्हीं को हम समझ रहे हैं। अगर आप रियल लाइफ में देखा जाए तो कोई भी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप मान के चलिए शुरुआत में आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो बहुत मुश्किल होती है। अगर आपको पढ़ाई समझ में आने लगा, उसके बाद अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल पढ़िएगा तो आपको इंटरेस्ट जग जाएगा और उसके बाद क्या लगेगा, आसान हो जाएगा। तो यही बात है कि कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाद में क्या है कि आपको वो आसान लगने लगेंगे। तो उसी तरह से कैपेसिटर का भी काम है क्या, ये शुरुआत में जो एनर्जी चाहती है वो क्या है कि ये इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्मेट में ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और वो क्या है कि वो बाद में सप्लाई कर देता है एक ही बार में ये। तो देखिए क्या है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है कि अगर देखा जाए तो सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस required large amount of current to start them। शुरुआत में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, रुका हुआ रहता है। तो रुका हुआ चीज़ पे अगर कोई भी चीज़ अगर फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो पहले क्या स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर एग्जर्ट होती रहती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर हम ओवरकम कर देते हैं या उसको हरा देते हैं तभी कोई भी ऑब्जेक्ट चलना मूव कर पाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट क्यों चाहिए, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन से उसको एक बार फ्री करना चाहता है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन से एक बार फ्री हो जाता है तो उसके बाद नॉर्मल करंट जो हमारे घर में सप्लाई होती है उसी का इस्तेमाल से वो चल जाता है। तो अगर लिखा जाए तो टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उसको हराने के लिए समझिए कि हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर एग्जांपल देखा जाए तो क्या हो सकता है, अभी बताएं कि अपने घर में क्या होता है कि जैसे फ़ैन हो गया, कूलर ले लीजिए, चाहे मोटर ले लीजिए। जो भी डिवाइस क्या है कि अगर मूव कर रही है तो उनको मूव कराने के लिए एक हमारा फ्लैश कैमरा भी ले लीजिए। कैमरा का फ्लैश जो चलता है उनमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए शुरुआत में ही। वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा चाहिए कैमरा फ्लैश। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या 25 एम्पियर करंट चाहिए होती है। ये बहुत ज़्यादा करंट है। तो 25 एम्पियर करंट बहुत ही ज़्यादा करंट है। तो इनको सप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे
ये कैपेसिटर का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। आप देखिए जैसे जनरली हम देखा जाए तो अगर हम लोग क्या है कि जनरली बैटरी का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ को चलाने के लिए, तो बैटरी का काम देख लीजिए फंक्शन क्या होता है एक बार, उसके बाद आ जाते हैं कैपेसिटर पे। बैटरी जनरली करता है कि ये केमिकल एनर्जी, बैटरी के अंदर क्या होता है केमिकल रिएक्शन होती है, तो उनसे क्या प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन क्या है ये बैटरी क्या है कि जो ज़्यादा जितनी करंट चाहिए ये प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो इसको लिख देते हैं इट डज नॉट प्रोवाइड सच लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। कि ये बैटरी के द्वारा इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट करंट जो सप्लाई नहीं किया जाता है, तो इनके लिए क्या होता है कैपेसिटर। तो आप कैपेसिटर को देखिए, कैपेसिटर का काम क्या होता है कि कैपेसिटर जो काम ये बैटरी नहीं कर पाया, जो हमारे घर में एसी करंट है वो नहीं कर पाता है, वो काम करने के लिए क्या है ये कैपेसिटर आता है। तो कैपेसिटर क्या होता है कि ये इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है ये पहले स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई एट वंस। अगर देखा जाए तो ये एक ही बार में क्या सारा एनर्जी देता है, तो जितना करंट चाहिए उनको 25 एम्पियर 50 एम्पियर 40 एम्पियर सारा करंट कहाँ से मिल जाती है कैपेसिटर से। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज के रूप में होती है। क्या होती है बाय स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है तो उससे क्या मिल जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। अब ये कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर जनरली कुछ नहीं होता, ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर के बारे में आप लोग को वही बहुत पहले से पढ़ा भी रहे हैं और लास्ट क्लास में भी कंडक्टर के बारे में बहुत डिटेल में बताए थे। तो क्या कि जनरली होते हैं कंडक्टर। क्या है इट इज अ कंडक्टर, ये कुछ नहीं है, ये क्या है कंडक्टर है। तो देख लीजिए आप कैपेसिटर को इसी तरह से जो हम लोग डिफाइन कर लिए। कैपेसिटर का काम क्या है कि जब बैटरी और हमारे घर में जो एसी वोल्टेज आते हैं जब वो उतना हाई अमाउंट ऑफ करंट को नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, क्योंकि बताए कि चाहे फ़ैन हो चाहे कूलर हो या किसी तरह का डिवाइस जो जिसको हम क्या है रोटेट कराते हैं मूव कराते हैं, तो ऐसे डिवाइस को चलाने के लिए हमको शुरुआत में पहले क्या चाहिए बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए होती है। तो उनको सप्लाई करने के लिए बैटरी हो चाहे एसी वोल्टेज हो वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो हम लोग कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। अगर कैपेसिटर का अगर सिंबल आप लोगों को दिखा दें तो जनरली आप लोग घर में देखे होंगे कैपेसिटर किस तरह का होता है। ये कैपेसिटर इस तरह का होता है, अगर फैन में लगा होगा तो देखिएगा कैपेसिटर इस तरह का रहता है। ये क्या है, इसको कैपेसिटर भी कहते हैं और इसको कंडेंसर भी कहते हैं। जैसे हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं क्या कहते हैं कंडेंसर, अच्छा इसी को हम लोग कैपेसिटर भी कहते हैं। ये कंडेंसर जो हम लोग मार्केट से लाते हैं और फैन में लगाते हैं ये कुछ नहीं है, ये कैपेसिटर जनरली क्या सिलेंड्रिकल होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे आज ज़्यादा डिस्कशन स्फेरिकल के पे ही होगा। लास्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पूरा सिलेबस में देखा जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही दिया गया है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पूरी डिटेल पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या है कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उनके ऊपर क्या है कि 2 या 2 से अधिक सेल लेकर के एक को अर्थ करेंगे या नहीं करेंगे, जो किताब में दिया गया जो सिलेबस में वो सारी बातों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर का क्या होता है कि कैपेसिटेंस होता है। तो ये प्रॉपर्टी कैपेसिटर का ही है कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस मतलब देख कर ही लग रहा होगा किसी चीज़ की क्षमता को बता रहा है। ये कैपेसिटेंस बताता है कि कोई भी कंडक्टर या कंडेंसर जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग, वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है, या दूसरी फॉर्म में कहेंगे तो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर कर सकता है। ये कुछ नहीं है, इसका है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी, या इसी को एबिलिटी भी कह सकते हैं।
क्षमता जिसको कहते हैं, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, जैसे जनरली मान लेते हैं कोई एक रेंडम से का ले लिया, अगर ये क्या है, एक कंडक्टर है, अगर किसी कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज प्लेस करते जाते हैं, चार्ज प्लेस कर रहे हो, जैसे कि अगर इस पर हम चार्ज डाल रहे, मान के चलिए हम क्यू चार्ज डाल रहे हैं, तो चार्ज अगर हम स्टोर करते हैं तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है। अगर उस पर क्या पोटेंशियल मान लेते हैं, इसका परिचय करके हो चुका है वी, तो इनका कैपेसिटेंस जो हम लोग निकालते हैं, वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है C = Q/V। अगर आपको इससे रिलेट करके दिखा दें तो आप लोग पढ़े होंगे R = क्या है, V/I होता है। तो हम लोग जनरली क्या कि कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर जनरली देखा जाए कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर यूनिट के बारे में बात करेंगे तो आपको देखकर लग रहा होगा इसका यूनिट क्या होना चाहिए, या तो एनर्जी का यूनिट होना चाहिए या तो चार्ज का होना चाहिए। तो इनका अगर SI यूनिट के बारे में बात करें, क्या करेंगे, SI यूनिट के बारे में बात कर लेंगे कैपेसिटेंस का, तो इनका जनरली देखने से तो लग रहा है कि ये क्या हो सकता है, या तो इसका जूल होना चाहिए या हम लोग कूलम्ब होना चाहिए, होना तो इसे ही चाहिए, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन को देखा जाए तो ये क्या है, कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की या इलेक्ट्रिकल चार्ज को। तो लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर हम चार्ज को स्टोर करते हैं तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करते रहता है, तो हम लोग क्या है कि पोटेंशियल को भी इसके टर्म में लिया जाता है। तो इनका यूनिट क्या है कि अगर देखा जाए तो ये ना हो कर क्या है, कुछ और होता है, और कुछ और क्या होता है इसका यूनिट अगर देखा जाए तो यहाँ से इसका यूनिट निकालिए, तो अगर इस फार्मूला से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कूलम डिवाइड बाय वोल्टेज, तो कूलम डिवाइड बाय वोल्ट, और इसी को क्या कहते हैं, फ्राड कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैपेसिटर के बारे में बताया था, तो उन्हीं के ऑनर पे फ्राड कहते हैं। ये फ्राड बहुत बड़ा यूनिट है, तो प्रैक्टिकली यूनिट जनरली हम लोग यूज करते हैं, जनरली वी यूज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस वो माइक्रो फ्राड करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो फ्राड, इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रो पता होगा 10⁻⁻6 होता है माइक्रो फ्राड। जनरली अगर दिया रहेगा ये μ/f, तो इसको क्या पढ़ेंगे, माइक्रो फ्राड पढ़ेंगे। अगर इसको कन्वर्जन दिखा दिया जाए तो 1 माइक्रो फ्राड = हो जाएगा 10⁻⁻6 फ्राड। ये 1 माइक्रो फ्राड का कन्वर्जन देखा जाएगा। अब देखिए क्या है कि हम लोग को जो है सो कैपेसिटेंस क्या है, ये कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जिस तरह से आपको पता होगा कि रेसिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ना तो करंट पे डिपेंड करता है। ये क्या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे कर रहा था जिस तरह से डिपेंड, तो ये भी क्या है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पे करेगा। क्या है कि जो डिपेंड नहीं करता ना तो किस पे, चार्ज पे डिपेंड करता ना ही पोटेंशियल पे। तो ये लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज क्या है Q एंड पोटेंशियल मीन्स V पे। किस तरह से, लाइक रेसिस्टेंस, लाइक R। तो अब ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है क्या कि उसके शेप या मटेरियल के डायमेंशन पे या कंडक्टर के डायमेंशन पे। डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ
कंडक्टर एंड मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है और इसका डायमेंशन क्या, डायमेंशन अगर देखा जाए तो डायमेंशन जनरली हम क्या करेंगे, शेप एंड साइज के बारे में बात करेंगे, शेप एंड साइज के बारे में। तो ये क्या किस तरह से डिपेंड नहीं करता, अगर हम यहाँ पे इसको आपको समझाना चाहें तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं किस तरह से डिपेंड कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे करता है ना तो पोटेंशियल पे करता है। तो इसको देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल डिपेंड करता है। किस तरह से करता है तो ये फार्मूला क्या निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू आ जाता है Q डिवाइड बाय B। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई कंडक्टर क्या है कि इसको मान लीजिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से क्या है कि हम लोग इन्फिनिटी पे जाएंगे क्योंकि जो भी चार्ज है उसको इन्फिनिटी पे होता है। तो इससे DQ अमाउंट ऑफ चार्ज ले लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे DQ चार्ज लेकर के इस पर स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। मान चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पर स्टोर कर देते हैं इस पर चार्ज। मान के चलिए अभी क्या है कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज कर चुके हैं। या जिस तरह से आप समझिए कि इस पर कुछ चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है तो जनरली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम लोग क्या करेंगे वर्क डन करके इस चार्ज को लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का कौन हम लोग कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन कहते हैं। अगर एक्सटर्नल वर्क डन कहते हैं तो मान लीजिए इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या है, 0 होता है। अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, V माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इंटू dW डिवाइड बाय dQ। बाय डेफिनेशन ये क्या होता है कि अगर डेफिनेशन देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी का ये था तो बाय डेफिनेशन। तो अगर देखा जाए तो ये सेकेंड क्लास में बताए थे किस तरह से ये आता है। तो मान करके चलिए क्या कि पोटेंशियल इन्फिनिटी का 0 है, तो ये अगर dW अगर ये d अगर देखा जाए तो ये dW डिवाइड बाय dQ हो जाएगा। या इसी को क्या लिख सकते हैं कि अगर dW तो V इंटू DQ। अब इससे आप थोड़ा फील कर सकते हैं कि जनरली मान करके चलिए हम क्या कर रहे हैं कि DQ अमाउंट ऑफ चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको लेकर आएंगे तो कम वर्क करना पड़ेगा। अगर फिर दोबारा लगाएंगे इस पर चार्ज बढ़ रहा, चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो आपको क्या वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। और वर्क डन जब ज़्यादा करेंगे तो ये वर्क डन जो भी हो रहा है किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या कि यहाँ पे देख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा जाए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होता है वो वोल्टेज होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो DQ तो हर बार लेकर के जा रहे हैं, DQ हम सेम अमाउंट लेकर जा रहे हैं, हर बार हम ये सेम अमाउंट लेकर के जा रहे हैं। हर बार क्या हो रहा है कि प्रत्येक स्टेप में अगर फर्स्ट बार लेके जाएंगे तो इस पर कुछ चार्ज रहेगा, उसकी वजह से रिपल्सन होगा। अगर फिर दोबारा ले जाएंगे तो इस पर कुछ ज़्यादा और चार्ज रहेगा तो और ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो हमको और ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। इसी तरह से क्या कि अगर बहुत देर तक अगर लेते जाएंगे तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है सो हमेशा बढ़ते जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो इसमें DQ अमाउंट तो हर बार सेम अमाउंट लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है ये पोटेंशियल बढ़ रहा है। अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, अगर पोटेंशियल बार बार इंक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस अगर अच्छा होने के लिए पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो क्योंकि चार्ज इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चार्ज हर बार क्या हो जाएगा, Q प्लस DQ आ जाएगा। इसी तरह से क्या है कि फिर आएंगे तो ये Q प्लस DQ, फिर हर बार चार्ज बढ़ रहा, तो चार्ज अगर इंक्रीज करे, सॉरी यहाँ पे लिखा जाएगा, तो जैसे जैसे हम लोग चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, चार्ज को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो देख लिए कि अगर चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा होता है। तो लेकिन इनका भी एक लिमिटेशन है कि कब तक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो आप देख लीजिए, इसके बारे में हम बता देते हैं कोरोना डिस्चार्ज क्या है। कि हर बार ऐसा तो नहीं किसी कैपेसिटर पे, किसी कंडक्टर पे, या कंडक्टर के बारे में बात करें तो उसे कैपेसिटर भी कहते हैं, तो उसमें कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं उसका भी एक लिमिटेशन होता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ना है क्या करेंगे, कोरोना डिस्चार्ज के बारे में जानते हैं। ये कोरोना वो वाला नहीं है जो अभी वेव आया था 1 साल 1.5 साल पहले, तो ये कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना डिस्चार्ज क्या है इनको आप समझिए पहले। तो देखिए कि अगर मान करके चलिए ये भी एक कोई कंडक्टर ले लिए, कैपेसिटर ले लिए, जनरली स्फेरिकल लेते हैं क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है और उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा सकते हैं और पोटेंशियल भी दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम हर बार जो है सो चार्ज इसे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे इन्फिनिटी है, मान ली बहुत दूर इन्फिनिटी है, वहाँ से DQ चार्ज अमाउंट लेकर के आ रहे हैं, इस पर बढ़ा रहे हैं, इस पर इस तरह से अगर मान के चलिए हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी।
अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, हर बार इंक्रीज करेंगे। अगर हम चार्ज को इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर किसी पॉइंट पे देखा जाए तो जनरली स्मॉल आर कर देते हैं, तो अगर जनरल पॉइंट पे देखा जाए तो ये के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा और पोटेंशियल भी इंक्रीज करता जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है और पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। फिर चार्ज को लेकर के आएंगे तो मान के चलिए फिर चार्ज बढ़ा दिए, चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या है कि इस पर हम चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं, फिर इस पर जो है तो ज़्यादा चार्ज बढ़ा दें। जब ज़्यादा हम चार्ज बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि एयर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। तो मान लीजिए इसके बगल में क्या है कि अगर कोई एयर का मॉलिक्यूल है तो एयर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो एयर मॉलिक्यूल पोलराइज क्या है कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मान लीजिए इस तरफ ढेर सारा नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर एक साथ आ गया तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक चिंगारी निकलेगी, क्या निकलेगी, एक लाइटनिंग निकलेगी। लाइटनिंग निकलेगी। ये लाइटनिंग कब निकलेगी, ये जब चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि जब एयर ही कंडक्टिंग हो गया तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ इससे अमाउंट क्या डिस्चार्ज होता है। अगर हम इस पर क्या चार्ज जमा कर रहे हैं और फिर ये चार्ज जो है सो पोलराइज, एयर मॉलिक्यूल पोलराइज होने की वजह से क्या डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या है कि एक लिमिट तक ही हम इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जनरली एक लिमिट पे जाने के बाद क्या हम उस पर अगर चार्ज स्टोर करेंगे तो फिर डिस्चार्ज होगा, फिर स्टोर करेंगे फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या है कि इनका भी जो है एक लिमिट होता है। यहाँ पे क्या है कि एक लिमिट फिक्स है। तो हमको क्या कैपेसिटर फॉर गुड कैपेसिटर, अगर गुड कैपेसिटेंस चाहिए, मान के चलिए फॉर गुड कैपेसिटेंस, अगर अच्छा कैपेसिटेंस हम लोग को चाहिए तो ऐसा हमको कंडक्टर लेना है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सके। क्या है कि चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो या पोटेंशियल कम से कम उसका बढ़े, तो क्या होगा, कैपेसिटर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर अच्छा कैपेसिटर लेना है तो उसके लिए क्या है कि अगर ऐसा कंडक्टर का चॉइस करना है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सके और पोटेंशियल कम करे। तो आपको फॉर्मूला से दिख रहा होगा, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस, जितना कम चार्ज जितना कम पोटेंशियल उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस है। तो फॉर्मूला से दिख रहा है कि अगर सी देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। अगर चार्ज जितना स्टोर कर सकते हैं वो क्या होगा, पोटेंशियल क्या है, और पोटेंशियल जितना बढ़ जाएगा उतना ख़राब हो जाएगा। तो पोटेंशियल कम से कम बढ़े और चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए क्या है, ये गुड कैपेसिटर होगा या गुड कंडक्टर होगा, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो बस ये था, ये कोरोना डिस्चार्ज कुछ नहीं है। कोरोना डिस्चार्ज इस तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या है कि हम चार्ज जब स्टोर करते हैं तो अगल बगल की एयर क्या होती है, कंडक्टिंग हो जाती है। कंडक्टिंग किसकी वजह से होता है, एयर के मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज हो जाते हैं तो उसके अंदर क्या है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज के बगल में जो नेगेटिव चार्ज आएगी तो हर बार जब डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा करके ये क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और डिस्चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ लाइटनिंग निकलेगी और यही क्या है, कोरोना डिस्चार्ज है। आप लोग नोट्स डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आप लोगों को ये अच्छी तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बस अभी हम बता दिए हैं, अगर इसको रिटर्न फॉर्मेट देखते हैं तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इसको लिखिए। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या अब, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर क्या आगा कि एक स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस मान लेते हैं r है। अगर हम इसमें देख लेते हैं कि चार्ज अगर मान लीजिए हम q प्लेस कर देते हैं तो इनका पोटेंशियल किस तरह से आ जाएगा, तो आप लोगों को पता ही होगा। इससे पहले क्या हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल इसका सरफेस पे निकालेंगे, जो भी चार्ज देंगे ये क्या आ जाएगा, ये सरफेस पे आ जाएगा, चाहे ये कंडक्टिंग हो। जनरली हम लोग जो भी लेंगे तो कंडक्टिंग ही लेंगे, क्योंकि अभी बताए थे कि ये जनरली जो कैपेसिटर होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। तो इसका अगर पोटेंशियल देखा जाए तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, के क्यू डिवाइड बाय आर। चार्ज दे दिए हैं तो इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो C इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइड बाय V। तो Q तो Q ही रहेगा और V क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए के क्यू डिवाइड बाय R। तो Q Q कैंसिल हो जाएगा, इस R को ऊपर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा R बाय K। और इसी को देखा जाए तो K को क्या लिख सकते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
अब आप बताए थे कि जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड ना तो चार्ज पे करती है ना तो पोटेंशियल पे। तभी तो आपको दिख गया होगा कि अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो डिपेंड्स कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, देखा जाए तो ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है। इसके डायमेंशन क्या है कि इसका साइज पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। और उसके बाद देखा जाए तो डिपेंड्स कर रहा है मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर एयर ना होकर के ये कुछ और होता तो उसका परमिटिविटी होता 4 पाई, तो क्या है कि ये कांस्टेंट है, और ये क्या है कि मीडियम पे डिपेंड करता है, तो ये भी डिपेंड्स कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो देख लीजिए मीडियम पे डिपेंड कर दिया है। तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोगों को निकालना है, एक क्वेश्चन ही देख देते हैं। इफ़ r इक्वल टू 1 मीटर फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर ही कर दीजिए। तो हम लोगों को सी का फॉर्मूला भी पता चल चुका है। आप देखिए सी इक्वल टू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। तो सी इक्वल टू इसको क्या 1/k भी लिख सकते हैं, 1/k इंटू आर। अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो k का वैल्यू जानते हैं 1/k, अगर नीचे दिया जाए तो k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर इसको ऐसा यूनिट पे, और रेडियस क्या है 1 मीटर दिया हुआ है। तो देख लीजिए 1 है। अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो देख लीजिए, अगर इसको 10 कर दिया जाए और नीचे भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻1 क्या हो जाएगा -10। ये फ्रॉड। तो देख रहे हैं कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर जो है सो ये अच्छा कैपेसिटर नहीं, क्योंकि अगर हम 1 मीटर का रेडियस ले लें, अब 1 मीटर का रेडियस देख रहे हैं कि अगर जनरली देखा जाए तो इतना 1 मीटर होता है, अगर इसका रेडियस है तो बहुत बड़ा हमको स्फेयर लेना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं या एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। क्या है कि 1.1 इंटू 10⁻−10 फराड कर सकते हैं। तो जनरली ये जो होते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर जो होते हैं वो अच्छा कैपेसिटर नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड कैपेसिटर। ये कोई खास अच्छा कैपेसिटर नहीं। आप देखिए हमको क्या है कि 1 माइक्रोफराड को लेकर के निकालते हैं, जिससे मान कर चलिए यहीं पे देख लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं 1 माइक्रोफराड फाइंड करने के लिए कितना रेडियस हो सकता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 फराड। देखिए तो वही करना है, जनरली फॉर्मूला लगाते हैं। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। इस 4 पाई को क्या लिख सकते हैं 1/k भी लिख सकते हैं, और आर तो जनरली ये दिया हुआ हमको 1 माइक्रोफराड, इस k को इस तरह भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1k, और ये आर है। तो देखिए आर इक्वल टू जो आ रहा है 9 इंटू 10⁹9 मीटर रहा है। जबकि आपको बता दे अर्थ का रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ अर्थ देखा जाए तो वो लगभग इनसे छोटा ही है। देखिए लगभग क्या है, एग्जैक्टली इससे बहुत छोटा है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.64 इंटू 10⁶ मीटर ही होता है। तो आप देखिए एक फराड कैपेसिटर को कैपेसिटेंस जिसका अगर जनरली स्फेरिकल कंडक्टर को दिया हुआ है, अगर उसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड लाना है तो उसके लिए कितना बड़ा रेडियस चाहिए 9 इंटू 10⁹9 मीटर का चाहिए। ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल ना कर करके आगे हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा, हम लोग तो नहीं बल्कि वो साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किए कि क्या इसका ड्रॉबैक को कैसे कम किया जाए। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद पहुँचा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, और हम लोग के सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, जो कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।
तो देख लीजिए कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। और यहाँ पे रेडियस जो आ गया है सरफेस, जिस अगर किसी कंडक्टर का लेना जिसमें क्या है कि अगर कैपेसिटेंस 1 फराड रखना है तो उसका रेडियस 9 इंटू 10⁹ मीटर आ गया। ये बहुत ही बड़ा रेडियस हो चुका है, जनरली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ऐसा करना। तो आप देख लीजिए इसका ड्रॉबैक कुछ आ गया है, तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या है कि इसके ऊपर अगर एनर्जी स्टोर करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो इसको पहले लिख लीजिए। तो देखिए आप लोग एनर्जी स्टोर देखते हैं कितना आता है इस पर। तो एनर्जी स्टोर इन स्फेरिकल कैपेसिटर, अगर आपको ये बता दें तो ये आने वाला है Q²/2C। ये फॉर्मूला से हम लोग ड्राइव कर देंगे। तो पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर इन स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि एक कैपेसिटर लेते हैं, यानी कि जनरली कंडक्टर ही लेते हैं और स्फेरिकल लेते हैं। तो ये स्फेरिकल तो टेढ़ा हो गया। तो देखिए कि ये क्या है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर लिए हैं। तो इनिशियली इस पे क्या है, इनिशियली को t=0 मान लेते हैं। t=0 पे चार्ज 0 मान लेते हैं। अगर t=0 तो चार्ज 0 है और पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी 0 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, t=0 पे क्या है कि हम क्या इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे। इन्फिनिटी पे जाएंगे, यहाँ से dq चार्ज को उठाएंगे और dq चार्ज को लेकर के स्लोली क्या है कि बहुत ही धीरे धीरे लेकर के इस पे स्टोर करना है। तो मान लीजिए कि टाइम t बीत चुका, मान लीजिए t बीत चुका है, तो ये q कितना चार्ज स्टोर कर चुके हैं, स्मॉल q। और पोटेंशियल क्या आ जाएगा अभी, तो पोटेंशियल अगर देखा जाए इस फॉर्मूला से लगाइए, c क्या होता है q/v, तो v आ जाएगा q/c, तो q/c आ जाएगा। तो मान लीजिए क्या है कि अभी t हुआ है, मतलब कोई टाइम बीत चुका है, तो इस पर चार्ज देख लीजिए, मान लीजिए कि कुछ चार्ज आ चुका है इस पर। इस पर मान लेते हैं कि चार्ज q आ चुका है। अगर इसका रेडियस देखा जाए तो फिलहाल r मान लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी को जब भी लेना होता है, स्टोर करना होता है, या पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट या किसी कंडक्टर के ऊपर स्टोर होती है, तो क्या है कि हम इन्फिनिटी से वर्क डन कर करके जो इस पर चार्ज स्टोर करेंगे, तो वो वर्क डन जो हम किए हैं, वो वर्क डन क्या किया, अगर स्लोली वर्क कर रहे हैं, अगर उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही है, तो वो सारा वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो लिखना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग dq चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस स्फेयर। और यही क्या हो जाएगा, स्टोर इन द स्टोर देगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग जब यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो किस तरह का एनर्जी आने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। तो देखिए ताकि यहाँ से हम इसको लेकर के आएंगे, कहाँ पे रखना है, इन्फिनिटी पे। तो मान लीजिए यहाँ पे, तो हम लोग करने वाले हैं अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग dq चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्फेयर। जब इस स्फेयर पे t पे लिए हैं तो कितना चार्ज आ चुका है,
इस पे चार्ज Q है, पोटेंशियल मान लीजिए V है, कैपेसिटेंस तो क्या है इसका C दिया ही है। जनरली अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ तो कैपेसिटेंस होगा, उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या है कि अगर छोटा चार्ज लेकर DQ चार्ज लेकर के आ रहे हैं तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, DW। तो DW वर्क निकालने के लिए हम लोग को देखिए यहाँ पे DW अगर वर्क निकालना है तो चलिए अगर डेफिनेशन से अगर देखा जाए तो चेंज इन पोटेंशियल निकालिए, तो V माइनस V इन्फिनिटी, ये डेफिनेशन से होता था DW डिवाइड बाय DQ। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ से DW क्या आ जाएगा, V इंटू DQ। अगर क्या करना है ऐसे छोटे छोटे स्मॉल वर्क को, जैसे क्या कि इसको एक बार लेकर आए DQ चार्ज, फिर DQ चार्ज लेकर के आएंगे, इसी तरह से क्या है कि हम DQ चार्ज लेकर स्टोर कर रहे हैं तो ये DW वर्क जो है बहुत ज़्यादा कर किए होंगे, तो सारा वर्क को जोड़ देते हैं। टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क अगर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा निकालना है तो इसी वर्क को DW करके जोड़ देना। छोटे छोटे स्मॉल वर्क को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा। और इसको क्या करना है कि ये देखिए V इंटू DQ। इनिशियली T इक्वल टू 0 पे क्या चार्ज था, 0 ही था। अगर क्या T इक्वल टू इन्फिनिटी ले लें, T इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अगर पोटेंशियल देखा जाए तो वो Q बाय C हो जाएगा। तो ये T इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज टोटल Q ही आ जाएगा। तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज Q मान लेते हैं। तो इसको Q के फॉर्मेट में लिखिए, 0Q। अगर Q के फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है Q बाय C इंटू DQ। इसको बाहर कर लीजिए C को, तो C बाहर आ गया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू Q इंटू DQ। तो Q DQ का आपको इंटीग्रेशन पता ही होगा कि 1/C इंटू, अगर इसको 2 को बाहर, सॉरी 2 तो अभी नहीं आया है, C 1/C आ जाएगा। और ये Q DQ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, 0 टू Q। इस 2 को बाहर कर दीजिए, 1/2C इंटू ये Q स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो देखिए आ गया है 1/2C इंटू Q। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आ चुका है वो आ गया है Q स्क्वायर बाय 2C। तो इनको मान लीजिए रेड कलम से, रेड मार्कर से घेर देते हैं। तो अगर आपको पुरानी बातें याद होगी तो इसमें बताए थे कि अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या इसी को कह सकते हैं प्लस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। तो यहाँ पे इनिशियल वर्क की जो है फाइनल वर्क क्या है, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा, स्फीयर का होगा। तो ये शुरुआत फाइनल जो है सो स्फीयर का हो जाएगा, और यू इनिशियल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे। और वर्क डन तो हम लोग निकाल ही चुके, क्या आ गया है कि Q स्क्वायर बाय 2C। चलिए इसको हम यहीं पे दिखा देते हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो U फाइनल है वो किसका आ जाएगा, स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी। स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी वर्क करके आ रहे हैं वही स्टोर हो रहा है। और U इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी या माइनस में, सॉरी, इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, Q स्क्वायर बाय 2C। ये तो 0 ही हो जाएगा। ये U इक्वल टू जो आ चुका अपना Q स्क्वायर बाय 2C। आप देख लीजिए, ये पहले भी हम लिख चुके थे, Q स्क्वायर बाय 2C आ रहा है। इसको लिखिए और इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो आया है वो देख लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आया था U इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। अगर C को देखा जाए तो C स्फीयर के लिए जो होता है, आप लोगों को याद अभी होगा कि C इक्वल टू जनरली 4πε0 इंटू R, या इसी को R बाय के भी कह सकते हैं। तो ये U जो स्फीयर के लिए आ चुका है, ये आ गया है Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू R, और ये K ऊपर चले जाएगा तो KQ स्क्वायर डिवाइड बाय 2R। ये क्या है, एनर्जी स्टोर इन स्फेरिकल कैपेसिटर।
एनर्जी स्टोर इन स्फीयर, स्फीयर पे एनर्जी स्टोर हो गया है। अगर इसी फार्मूला को हम क्या है कि दूसरे टर्म में लिखते हैं तो पहला अगर मान के चलिए u इक्वल टू क्या हमारा है क्यू स्क्वायर बाय 2c है, क्या इन टर्म्स ऑफ q और c के टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ q एंड c है। इसी को हम लिखते हैं क्या कि अगर v के फॉर्मेट में लिखते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि v इक्वल टू अगर देखा जाए तो होता था q बाय c। चलिए इसको क्या है कि हम लोग v ही ले आते हैं, तो चलिए v लाने के लिए q बाय c कर देंगे। तो अब u को देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको q बाय 2 इधर रहने दीजिए और q बाय c, और इसको हम क्या कर सकते हैं v कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा फार्मूला q डिवाइड बाय 2v। तो एक u का फार्मूला ये भी आ चुका है 1/2 q बाय सॉरी v नीचे नहीं ऊपर है, q बाय c टोटल v होता है, तो ये क्या आ जाएगा v ऊपर में, तो ये हो जाएगा 1/2 qv। ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये इन टर्म्स ऑफ qv, इन टर्म्स ऑफ q एंड v। अब देखिए कि हम लोग को c और v के फॉर्मेट में निकालना है, तो q को रिमूव करेंगे। तो आप यहीं से देख लीजिए u का फॉर्मूला अगर लाना है यहाँ पे तो 1/2 और ये q है, तो q की जगह पे क्या लिख सकते हैं cv इंटू v। तो एक और फार्मूला आ चुका हम लोगों का u इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर। और मैक्सिमम इसी का इस्तेमाल होता है, जब भी देखा जाए तो लोग याद भी करते हैं इसी के फॉर्मेट में। ये क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ c एंड v। तीनों टर्म में देख लिया हम लोग। पहले क्या है कि पहले देखे हैं q और c के टर्म में, तो u अगर देखा जाए एनर्जी स्टोर कितना होता है q स्क्वायर बाय 2c। और उसी तरह से अगर देखा जाए पोटेंशियल के फॉर्म में देखते हैं तो qv बाई 2 आ गया, यहाँ पे देखिए 1/2 qv। अगर इसी cv के टर्म में देखते हैं तो एनर्जी स्टोर आके आ चुका है u इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर है। तो इसको देख लीजिए। उसके बाद क्या है कि स्फेरिकल कैपेसिटर में कुछ ड्रॉबैक आ गया, थोड़ा सा इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आ गया है। अगर थोड़ा मोड़ा होता तो हम लोग चला लेते काम, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ही इसमें तो एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है पूरी तरह से। अगर आर से लेकर इन्फिनिटी देखेंगे तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर इसको बताए हुए थे कि इसका रेडियस क्या है कि बहुत बड़ा होनी चाहिए। अगर एक फराड कैपेसिटेंस लाने के लिए इसका क्या रेडियस देखा जाए 9 × 10⁹ मीटर का अगर रेडियस है तभी वो स्टोर कर पाएगा एक फराड कैपेसिटेंस उसका हो पाएगा। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे ड्रॉबैक है, तो इसको हम लोग उतना अच्छा नहीं इसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। इसके लिए जगह पे क्या है सिलेंड्रिकल का इस्तेमाल होता है या तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है। तो इसको लिखिए, उसके बाद ड्रॉबैक पर दिखाते हैं। तो इसके अंदर कमियां क्या क्या थी, तो कमी को हम लोग ड्रॉबैक भी कहते हैं या प्रॉब्लम भी मेरे साथ आ गया, कैपेसिटर के साथ आ गया था। तो इसको देखिए क्या कहते हैं ड्रॉ बैक विथ पैरेलल नहीं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो पहला क्या कि इसकी कैपेसिटेंस जो है बहुत ही लो होती है। तो पहले क्या है इट्स कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अभी बताए थे कि इवन यदि हम लोग क्या रखते हैं कि इवन r इक्वल टू 1 मीटर, अगर 1 मीटर भी रखते हैं तो कैपेसिटेंस जो हमारी आती है यहाँ पे देखे थे कैपेसिटेंस 1.1 × 10⁻⁻10 फराड, ये बहुत ही स्मॉल है। अब दूसरा इसमें अगर देखा जाए प्रॉब्लम क्या था कि इसमें एनर्जी जो होते हैं वो स्टोर एक फॉर्म में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट बॉन्डेड। इसमें एनर्जी बॉन्डेड नहीं रहता। देखिए यहाँ पे क्या है कि एनर्जी जो स्फेरिकल कैपेसिटर में दिखाया था इसमें एनर्जी क्या आया था
अगर के क्यू स्क्वायर बाय 2 आ रहा था, इस तरह से एनर्जी आया था इसका। तो एनर्जी अगर देखा जाए तो ये आर इसका रेडियस दिया हुआ है, तो ये आर से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्या है कि ये इन्फिनिटी तक होता है। क्या कि एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। अगर देखा जाए तो इससे, अगर देखा जाए तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ले, अगर क्या कि अगर ये बॉन्डेड होता तो एनर्जी बीच में कहीं स्टोर होता, लेकिन इसमें क्या है कि एनर्जी आर इक्वल टू देखा जाए तो इस सरफेस से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी जाता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है, दोनों जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड था इसमें एनर्जी बॉन्डेड नहीं था। अब पहला कैपेसिटेंस इसका क्या ड्रॉबैक था, तो इसमें ड्रॉबैक पहला क्या है कि इसका कैपेसिटेंस से बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो इसकी वजह से जो है सब लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते, इनकी जगह पे क्या करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और अपने सिलेबस में भी यही दिया हुआ है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।